हम लोग जो बेटा पढ़ रहे हैं, अब तक आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे वाइटल साइन रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। वाइटल साइन के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, और इसके अलावा हम लोग ऑक्सीजन इन्हालेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सूचरिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मेरे सभी साथी जो कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने की अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं, मैं उन सभी को साथ में लेते हुए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ शुरू करना चाहूँगा, जिसे कि हम ब्लड प्रेशर असेसमेंट के नाम से, मतलब कि नेक्स्ट एक वाइटल साइन हमारा बचा हुआ था जो कि एक इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन है जिसे कि हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि नेक्स्ट जो वाइटल साइन हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो नेक्स्ट वाइटल साइन आपका कौन सा है बेटा? ब्लड प्रेशर। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मैं आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है, क्या हम लोग यहाँ पर एज ए नर्स, आप लोगों के सिलेबस में CHO में दिया है स्किल्स। स्किल क्या है? स्किल का मतलब यही है कि नर्स किस प्रकार से नर्सिंग का रोल करती है, किस प्रकार से वाइटल साइन लेती है, कैसे फीवर, एवरीथिंग वो स्किल में आ जाता है। आप लोगों को ये तक नहीं पता कि स्किल क्या होता है, आप लोगों को ये नहीं पता। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर सिलेबस में कहीं फंडामेंटल तो दिया नहीं है। क्या बिना फंडामेंटल के नर्सिंग संभव है? क्या बिना फंडामेंटल के कोई एग्ज़ाम संभव है? आपको पता है, ठीक है यहाँ पर तो कम दिया है, लेकिन कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें 30-40% फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नहीं आता हो। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ये भी आपके लिए स्किल के रूप में डाल दिया, फिर कुछ टॉपिक दे दिए, उन टॉपिक के अंदर भी फंडामेंटल इंक्लूड है। तो यहाँ हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, ऑफिसर्स ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखो ब्लड प्रेशर का बेसिक मतलब क्या है? तो ब्लड प्रेशर का बेसिक मतलब है कि वो फोर्स जो कि हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड के द्वारा पैदा होता है। किसके द्वारा? ब्लड के अगेंस्ट पैदा होता है। किनके द्वारा? आर्टरीज की वॉल के द्वारा, उसे ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। या आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हो फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कि ब्लड वेसल्स के विपरीत डायरेक्शन में ब्लड के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो पहले तो एक बार हम लोग बात करना चाहेंगे किसके बारे में बेटा? डेफिनेशन के बारे में। तो आपने यहाँ पर बताना है एक्सक्रिएटिंग फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक्सक्रिएट का मतलब पैदा होने वाला, जनरेट होने वाला। क्या है ये? फोर्स है, पैदा होने वाला बल। किसका? ब्लड का। किसके विपरीत डायरेक्शन में होता है? ब्लड वेसल्स की दीवारों के विपरीत डायरेक्शन में। भाई आप ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचन करती है, वो ब्लड आता है और आपके आर्टरीज के अंदर वो एक दबाव डालता है, और उसके विपरीत जो हम प्रेशर चेक करते हैं वही जनरली क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। जनरली आप ध्यान दीजिएगा कि ब्लड प्रेशर जो हम लोग चेक करते हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बीच का अंतर पल्स प्रेशर होता है। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक तो एग्ज़ाम में आता नहीं है, एग्जामिनर ये ज़रूर पूछ लेता है कि भाई एक पेशेंट है जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है और डायस्टोलिक जो है वो 80 है, तो बताओ पल्स प्रेशर कितना होगा? तो पल्स प्रेशर के बारे में ज़रूर आपको यहाँ पता हो जाना चाहिए कि पल्स प्रेशर का मतलब है डिफरेंस, किस किस के बीच का डिफरेंस है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं बेटा? पल्स प्रेशर बोलते हैं। चलो ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं प्रोसीजर, कि हाउ कैन यू चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ ए क्लाइंट। किसी भी मरीज के ब्लड प्रेशर को आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा कि ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो सीधा सीधा मैं आपसे यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर को चेक करने का क्या बताना है बेटा आपने? प्रोसीजर।
देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर पूछता है, और आपको तो ये पता होगा ही या पता होना भी चाहिए कि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप क्या करेंगे। भाई ब्लड प्रेशर तो कोई भी मरीज आएगा जांचेंगे ही ना, चेक करेंगे, तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर का पता होना आवश्यक है। सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर हम देखते हैं तो प्रोसीजर में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई कोई डॉक्टर ने स्पेसिफाइड ऑर्डर तो नहीं लिखा है, किसी मरीज़ का कोई स्पेसिफाइड डेटा कलेक्शन तो आपने नहीं करना है। इसके अलावा फिर हम आगे बात कर रहे हैं। तो देखो प्रोसीजर में सबसे पहले आपने यहाँ पे बताना है कि हम लोग आर्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। किसको कलेक्ट करेंगे बेटा? आर्टिकल्स को कलेक्ट करने वाले हैं। आर्टिकल्स के अंतर्गत यहाँ पर जो मुख्य रूप से हम बात करेंगे, एक तो आपको पता है स्टेथोस्कोप की बात कर सकते हैं। अब देखिएगा, चलो मैं फिर भी आपको और थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ जिससे कि आपको ये पता चले कि और स्पेसिफिक क्या हो सकता है। तो देखना बेटा, ठीक है, हम प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन आर्टिकल्स कलेक्ट से पहले आपको एक बार ये पता चल जाना चाहिए कि ब्लड प्रेशर हम किस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ना, इस प्रोसीजर को आप एक तो दो तरीके से क्लासीफाई कर दो। दो तरीके में, एक तो हम कहते हैं ऑस्कल्टेशन, जिसमें आप देखते हो ना मैनोमीटर या बीपी इंस्ट्रूमेंट, और इसके अलावा कान में स्टेथोस्कोप लगा करके आप चेक करते हो। एक तो तरीका वो है। एक आपने देखा होगा सिर्फ बीपी कफ बांधते हैं और बीपी कफ बांध के ही हम लोग चेक करते हैं। तो एक मेथड तो आपके कहला रहा है जिसके हम कहते हैं पैल्पेट्री मेथड। क्या बोलेंगे बेटा? पैल्पेट्री मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैल्पेट्री मेथड बोलेंगे। दूसरा आपने यहां पर बताना है ऑस्किलेटरी मेथड। देखो ध्यान से सुनते जाओ भाई, आपने यहाँ पे बताना है कि ये ऑस्किलेटरी मेथड मतलब सीधा सीधा ऑस्कल्टेशन, और पैल्पेट्री मतलब पाल्पेशन। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी रोगी का ब्लड प्रेशर चेक करने के हॉस्पिटल में ये दो सामान्य तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। एक मेथड तो है पैल्पेशन, जिसे पैल्पेट्री मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड है ऑस्कल्टेशन, जिसको ऑस्किलेटरी बोलते हैं। इसमें हम लोग स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, यहाँ स्टेथोस्कोप का उपयोग नहीं करते हैं। पैल्पेट्री जो मेथड है ना बेटा, उस पैल्पेट्री मेथड में सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, डायस्टोलिक का पता नहीं चलता है। तो आपने यहाँ पे बताना है पैल्पेट्री जो आप कह सकते हैं ओनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन बी चेक, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं। सिस्टोलिक का मतलब है मैक्सिमम फोर्स, और मैक्सिमम फोर्स जो होता है उच्चतम से, इसको सीधा भी बोल सकते हैं, जो उच्चतम ब्लड का दबाव, ब्लड का प्रेशर है, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जनरली नर्स को नहीं चेक करना चाहिए, ये जनरली डॉक्टर या फिजिशियंस के द्वारा ही चेक किया जाना चाहिए। इसका मतलब ऑस्किलेटरी मेथड वो मेथड है जो नर्स मुख्य रूप से हॉस्पिटल में चेक करती है। तो आपने यहाँ पर बताना है ऑस्किलेटरी, और ऑस्किलेटरी आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन मेथड यूज इन हॉस्पिटल और क्लिनिकल प्रैक्टिस। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा कि मोस्ट कॉमन जो मेथड है, वो मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? ऑस्कल्टेशन या ऑस्किलेटरी, जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल प्रैक्टिस में उपयोग लिया जाता है, और यही नर्स चेक करती है, जिसके द्वारा रिलायबिलिटी आपने पता चलती है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, और यहाँ आपने बताना है इसके द्वारा हम दोनों ही प्रकार के ब्लड प्रेशर का पता कर सकते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी पता चल सकता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी पता चलता है। तो आपने यहाँ पे बताना है बोथ सिस्टोलिक एंड
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन बी चेक। तो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका जो मुख्य फोकस है वो किस पर होना चाहिए? ऑस्कल्टेशन या ऑस्कलेटरी मेथड पर होना चाहिए, क्योंकि ऑस्कलेटरी मेथड ही एज ए नर्सिंग ऑफिसर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एज ए स्टाफ नर्स आप चेक करेंगे, चाहे किसी भी रूप में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा है, इसकी डेटाज पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग मॉनिटर लगा करके भी चेक करते हैं, सभी तरीके से चेक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में ये कहते हैं नहीं मैनुअली चेक करो। क्यों चेक करो? क्योंकि ये सबसे विश्वसनीय तरीका है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो यहाँ आपने बताना है सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों चेक करते हैं, और यही हमारा मोस्ट कॉमन मेथड है। अब जैसा भी मेथड आप उपयोग कर रहे हैं उस मेथड के अनुसार आप आर्टिकल्स का चुनाव और आर्टिकल्स का कलेक्शन कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कुछ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या चाहिए भाई? आपने जनरल चाहिएगा भाई, एक तो स्पिग्मोमैनोमीटर जिसको बीपी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और इसके अलावा आपने चाहिएगा बीपी कफ जो उसके साथ बनता ही है, और इसके अलावा आपने चाहिएगा स्टेथोस्कोप। तो देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, आर्टिकल्स की बात चल रही है, और आर्टिकल्स की बात चल रही है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बताना है स्पिग्मोमैनोमीटर, जिसे कि हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब मेरी बात सुनना कि ये जो स्पिग्मोमैनोमीटर आप कह रहे हैं, ये आप जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर दे रहे हैं तो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, आप आरपीएससी जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, और अगर आप तैयारी कुछ एम्स वगैरह की करोगे तो फिर वो और तरीके से आ जाएंगे। लेकिन हमारी तैयारी, मैं तो कहता हूँ हर तरीके से आपने करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपने बताना है कि स्पिग्मोमैनोमीटर को हम दूसरे किस नाम से जान रहे हैं? बीपी इंस्ट्रूमेंट। एग्जामिनर कई बार पूछ सकता है, जैसे मुझे ध्यान है वो एक एग्ज़ाम लगा था CHO का, शायद UPCHO वाला था, वहाँ उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ बीपी इंस्ट्रूमेंट, तो स्पिग्मोमैनोमीटर। आपके आरपीएससी जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर चेक द ब्लड प्रेशर, तो स्पिग्मोमैनोमीटर। भाई प्रश्न कैसे भी आ जाते हैं, वो प्रश्न ही तो आपको पता होने चाहिए। तो चलो जी साहब यहाँ तक बताएं, स्पिग्मोमैनोमीटर जो आप कह रहे हैं, इस स्पिग्मोमैनोमीटर की रेंज भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। स्पिग्मोमैनोमीटर की जो रेंज है वो जनरली मुझे याद है ये आपके पटना एम्स में आया हुआ है। अब प्रश्न तो इजी है, प्रश्न इजी है, रेगुलर आपको बुक्स में गाइड में नहीं मिलता है, लेकिन हम जब भी पढ़ाते हैं बार बार इन्हीं बातों को दोहराते हैं और बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, भाई मैक्सिमम जो रेंज बीपी इंस्ट्रूमेंट की होती है वो 300 mm ऑफ Hg होती है। इस प्रश्न को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनते जाएं ऑफिसर्स, और आप यहाँ पर बताएं कि अगर अधिकतम रेंज आपसे पूछी जा रही है या आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ द बीपी इंस्ट्रूमेंट, तो आपने 300 mm ऑफ Hg, आने को 280 भी आते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम रेंज जो है वो 300 mm ऑफ Hg आप कह सकते हैं। चलो साहब यहाँ आप बताएं। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे बताना है कि जो हम लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसके साथ में आता है बीपी कफ। ध्यान दीजिएगा, बीपी कफ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत आपको पूछे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि बीपी इंस्ट्रूमेंट के साथ में ज़रूरत पड़ती है हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? बीपी कफ की ज़रूरत पड़ती है। ये जो बीपी कफ आप लोग यूज़ करते हैं, ये बीपी कफ पर्याप्त या एप्रोप्रिएट साइज़ का होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा लूज़ होगा, ज़्यादा वाइड होगा तो किसी ना किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी के चांसेस वहाँ बन सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा
हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर साइज़ का एक तो बीपी कफ यूज़ करना है। अब आपको मान लीजिए एग्जामिनर ने कहा और एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई एक नियोनेट चाइल्ड है और उस नियोनेट चाइल्ड में नर्स बीपी कफ बांध रही है, तो बताओ उसकी एप्रोप्रिएट साइज़ क्या होनी चाहिए। फिर नहीं पता चलेगा। तो मेरी बात सुनते जाएं और बात को समझते जाएं कि बीपी कफ आप यूज़ कर रहे हैं, और बीपी कफ की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, साइज़ की बात करते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो बीपी कफ की साइज़ आप कह रहे हैं, इस बीपी कफ की साइज़ को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। क्या है तो आप सुन लें कि भाई अगर हम बीपी कफ की साइज़ किस में बता रहे हैं, नियोनेट कह सकते हो बेटा, नियोनेट बोल दीजिएगा, आप यहाँ बोल दीजिएगा इन्फेंट बोल दीजिएगा। तो नियोनेट के अंदर अगर हम बोलें तो नियोनेट में सबसे पहले तो आपने यहाँ पे बताना है कि उसकी विड्थ किसकी, बीपी कफ की, बीपी कफ की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो आप यहाँ 3 सेंटीमीटर बताएं। और अगर आपसे पूछा जाता है लेंथ ऑफ बीपी कफ इन नियोनेट, तो आप 6 सेंटीमीटर बताइएगा। अब देखो मेरी बात सुन लें, ये तो रटा रटाया प्रोग्राम और रटा रटाया काम, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहते हो ना स्टैंडर्ड की बुकों में मैंने पढ़ लिया है, कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड वालों को मैंने देखा है और एग्ज़ाम में जाकर के फुस हो जाते हैं। तो आपने बताना है कि भाई यहाँ पर अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं इतनी बातें करके, तो सुन लो कि ये जो आपके बुकों में लिख रहा है विड्थ और लेंथ 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये एग्जामिनर आपको बोल देगा, ठीक है इसी तरीके से, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बीपी कफ की साइज तो बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में बीपी कफ की साइज नहीं है। बीपी कफ के अंदर ब्लैडर होता है ना, गुब्बारा जो फूलता है, उस बीपी कफ के अंदर उस बैलून की साइज़ है, ब्लैडर की साइज़ है। ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपने पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे वो शाकिर टेप, कौन कौन सी टेप आती है आर्म सरकमफेरेंस नापने की, तो भाई आपको पता है 12 सेंटीमीटर या कुछ से नीचे तो जनरल होता ही नहीं है, माल नरीश या बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ तक तो आने की गुंजाइश ही नहीं है। जब वो चीज़ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आर्म इतनी पतली हो, आर्म इतनी ज़्यादा सेंटीमीटर में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये साइज़ बीपी कफ की ना हो करके ब्लैडर की है, लेकिन फिर भी ठीक है आपको पता होनी चाहिए। चलो साहब, इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है इन्फेंट। इन्फेंट में अगर साइज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताइएगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ बोल सकते हो 15 सेंटीमीटर लेंथ। तो देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नियोनेट बोले तो नियोनेट के अंदर साइज़ बताएं, इन्फेंट बोले तो इन्फेंट की साइज़ बताएं, और इसके अलावा सीधा सीधा आपने आगे बताना है एडल्ट बेस। भाई एडल्ट बेस अगर कहा जा रहा है तो आप 13 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। तो बेटा ध्यान से सुनते जाएं कि हम लोग बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएट साइट ऑफ द बीपी कफ, कि बीपी कफ की एप्रोप्रिएट साइज़ क्या होनी चाहिए, और एप्रोप्रिएट साइज़ जो है ये आप ध्यान दें। इसी में आपने देखा होगा कि ये एडल्ट बेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरली जो साइज़ है किसकी है बेटा, आर्म। भाई हम लोग हाथ में ही बांधते हैं ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एडल्ट में जो आर्म में ना बांध करके बीपी कहाँ से चेक करते हैं, थाई से चेक करते हैं। सुनना कि बीपी कफ जो आप बांध रहे हो वो आर्म में बांध रहे हैं, प्रॉपर मैंने आपको साइज़ बता दी है। लेकिन अगर आप थाई पर बांध रहे हैं, मान लो दोनों आर्म ही नहीं है, बर्न की कंडीशन है, या आगे मैं आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताऊंगा, तो ऐसी स्थिति में हम थाई, और आपको याद होगा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था जब मैं आपको पल्स के बारे में बताया था, जहां मैंने आपको कहा था कि लोअर लिम्ब और लोअर लिम्ब में पोपिल्टियल आर्टरी जो घुटने के पीछे होती है, पोपिल्टल फोसा, उसके द्वारा भी हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और वो कहाँ से, थाई से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है कि जो विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर और लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर होती है। तो ये तो आपकी विड्थ मतलब चौड़ाई है उसकी, और ये 42 सेंटीमीटर उस बीपी कफ की क्या है, लंबाई है।
तो ये हमने एक प्रॉपर साइजेस के बारे में आपको बता दिया है। ये साइज़ एप्रोप्रिएट है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर कहता है कि बीपी कफ जो नर्स बांध रही है वो बीपी कफ बांधते समय कितना एरिया आर्म का कवर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर बताना है कि बीपी कफ शुड बी कवर्ड 2/3 एरिया ऑफ द आर्म, कि जब हम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर को चेक करते समय जब हम बीपी कफ को बांधते हैं तो हमारे आर्म का लगभग 2/3 जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑफिसर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स सुनते जाएं और समझते जाएं। इसके अलावा आपने आगे बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट भाई हमने यहाँ पर क्या क्या ले लिया है, हमने यहाँ पर ले लिया है बीपी कफ, मैनोमीटर, तीसरा जो आपका इंस्ट्रूमेंट था वो कौन सा था बेटा, स्टेथोस्कोप। देखो बेटा स्टेथोस्कोप के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि जो बच्चे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है, एम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काम का है। स्टेथोस्कोप जो जनरली आप लोग यूज़ कर रहे हैं, उस स्टेथोस्कोप के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टेथोस्कोप के बारे में लिनियक रिनी, जो रिनी नाम के फिजिशियन है, उन्होंने इसका आविष्कार किया। तो आपने यहाँ पर ध्यान देना है या आपने सीधा सीधा बताना है कि स्टेथोस्कोप इन्वेंशन बाय रिनी, लिनियक आप कह सकते हैं उनका पूरा नाम है। तो आपने यह बताना रिनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है, और रिनी का नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है ये MPCHO में आया हुआ प्रश्न है। अब आप देख लो सिलेबस, आप कहते हो है नहीं, कैसे नहीं है, क्या आप MSN पढ़ लो, क्या आप OBG पढ़ लो, क्या आपको स्टेथोस्कोप काम नहीं आएगा क्या? तो कहने का मतलब है आपका स्किल रिलेटेड पॉइंट्स ज़रूर पढ़ के चले और याद कर लीजिएगा। तो आपने बताना स्टेथोस्कोप का आविष्कार रिनी के द्वारा किया गया, और ये जो आविष्कार किया गया 1816 में आविष्कार किया। स्टेथोस्कोप के पार्ट्स वगैरह आपको पता है, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ते हो ईयरपीस है, आपने देखा होगा, उसके साथ ये यू शेप के अंदर है, उसको बायना यूरल हम लोग बोलते हैं। फिर वो जो ट्यूब आती है वो, और फिर चेस्ट पीस। ये जनरल है, ये हम लोग वैसे भी जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि स्टेथोस्कोप के अंदर जो ट्यूब होती है ना, स्टेथोस्कोप के अंदर जो ट्यूब होती है उस ट्यूब की लेंथ एक तो आपको पता होनी चाहिए। भाई स्टेथोस्कोप के अंदर जो ट्यूब है उसकी लेंथ ज़रूर पता हो, और ट्यूब की जो लेंथ है वो आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि ये जो स्टेथोस्कोप के अंदर ट्यूब या पाइप, ये जो पाइप है इसकी लंबाई अगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होगी तो साउंड क्लियर नहीं आएगी, और अगर इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो साउंड बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिव पैदा होगी, जो भी एबनॉर्मल है। चलिए जी साहब, यहाँ तक हमने जनरल आर्टिकल्स कलेक्ट कर लिए हैं, और जनरल आर्टिकल्स के अंदर स्टेथोस्कोप मैंने आपको बता दिया है, बीपी कफ मैंने आपको बता दिया है, और मैनोमीटर जो कि आपने बताया है। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल्स आपने रख लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे कि पेशेंट, और पेशेंट की क्या बतानी है आपने, पोजीशन। भाई जब हम किसी भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर चेक करें तो ब्लड प्रेशर चेक करते समय मरीज़ की पोजीशन कौन सी हो सकती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, कोई बोलेगा सुपाइन, कोई बोलेगा सिटिंग, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफाइड पॉइंट ये निकल करके आता है कि चाहे आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखें, चाहे आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस भी हाथ से आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो वो जहाँ तक कोशिश हो वो हार्ट लेवल पर होना
चाहिए, जिससे कि एक्यूरेट रीडिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एग्जामिनर अब आपको ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, वो आपको ये कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त पोजीशन है जो नर्स मरीज को प्रोवाइड करवाएगी ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। वो बोलेगा सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, वो बोलेगा सिटिंग पोजीशन में रखेंगे, वो बोलेगा एक पेशेंट को चेयर के ऊपर बिठाएंगे और चेयर के जो दोनों हैंडल है उसके ऊपर उसका एक हाथ रख देंगे। चेयर के हैंडल पर हाथ रख देंगे मतलब ये आर्म उसकी हार्ट लेवल पर आ जाएगी। तो कहने का बेसिक तात्पर्य यह है कि आपको जो मेन फोकस रखना है वो मेन फोकस रखना है कि आर्म ब्लड प्रेशर चेक करते समय हार्ट लेवल पर होनी चाहिए। तो देखिएगा, ध्यान से सुन लें। पोजीशन, और पोजीशन में आप कह सकते हो, चाहे आप कह सकते हो सुपाइन और सिटिंग। भाई सुपाइन बोल दो या सिटिंग बोल दो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है तो आप सुन लें। भाई सिटिंग और सुपाइन, बट आर्म इन लेवल ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन, कि ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन करते समय चाहे आप मरीज को पोजीशन कौन सी भी दे दो, किसी भी प्रकार की दे दो, लेकिन स्पेसिफाइड पॉइंट यहाँ पर यही है कि सुपाइन और सिटिंग में ध्यान क्या रखना है। मान लो एक पेशेंट ऐसा है जो बैठ नहीं सकता, तो आप उसको सुपाइन में भी रखेंगे, बैठ सकता है तो सिटिंग में भी रखेंगे, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट है कि आर्म को किस लेवल पर रखेंगे, हार्ट लेवल पर रखेंगे, जिससे एरर्स होने के या गलतियां होने के चांसेस कम से कम होंगे। चलो साहब यहाँ तक बताएं। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आपने बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन का मतलब है कि ब्लड प्रेशर आपने कहाँ से लेना चाहिए। तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा कि साइट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। साइट सिलेक्शन, और साइट सिलेक्शन का सीधा सीधा तात्पर्य जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द साइट या व्हाट इज द आर्म आर प्रेफर्ड फॉर चेक द ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, कि प्राथमिकता के आधार पर ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए कौन सी आर्म का उपयोग लिया जाता है। तो लेफ्ट आर्म को प्राथमिकता देनी है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि लेफ्ट आर्म इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी फॉर ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन, कि अगर हम साइड सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप एज ए नर्स जब काम कर रहे हैं तो आपको ये पता हो कि मेन जो प्रायोरिटी हम देंगे वो किसको देंगे, लेफ्ट आर्म को देंगे। भाई लेफ्ट आर्म हार्ट के नियर बाई है तो हम यहाँ माना जाता है कि कुछ ना कुछ एक्यूरेसी हो सकती है। हाँ, लेफ्ट आर्म भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड, मान लो कोई प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट आर्म से नहीं लेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको। तो यहां आपने बताना है कि साइट सिलेक्शन हम कर रहे हैं, और साइट सिलेक्शन जो आप कर रहे हो तो लेफ्ट आर्म जो है उस लेफ्ट आर्म से आपने ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको पूछे, देखो ये तो क्या है कि व्हाट इज द प्रेफर साइट, या कौन सी साइट को प्राथमिकता के आधार पर हम यूज करते हैं क्या चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर इसी में एग्जामिनर आपको पूछ ले, सुनना, जैसे मैं इसी को प्रश्न के रूप में लिखता हूं कि व्हाट इज द प्रेफर्ड साइट फॉर चेक द ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर को चेक करने की सबसे प्रेफर्ड साइट कौन सी है, वो आपको यहाँ बोल देगा जैसे लेफ्ट आर्म, वो आपको यहाँ बोल देगा राइट आर्म, वो आपको बोल देगा लेफ्ट लेग,
वो आपको यहाँ पे बोल देगा राइट लेग। अब देखो अपनी तरफ से सारे सही हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि जब आंसर आए तो आप क्या दोगे, लेफ्ट आर्म। अब ये तो एग्जामिनर ने क्या पूछा है, प्रेफर्ड साइट पूछी है, क्या चेक करने की, ब्लड प्रेशर चेक करने की। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसे ना पूछकर, सुन लो, एक तो प्रश्न मैंने आपको बताया कि ऐसे भी लिख सकता है, या एग्जामिनर ऐसे ना लिखकर आपसे दूसरे तरीके से भी इसको पूछ सकता है। कैसे, तो सुनो, वो आपसे यहाँ पे कह सकता है कि व्हाट इज द साइट वेयर नर्स शुड अप्लाई द बीपी कफ। अब क्या समझ में आ रहा है, सुनो, यहां पर तो वो आर्म पूछ रहा है और यहां पर कह रहा है कि बीपी कफ को कहां बांधेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, कि बीपी कफ को कहां बांधेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे नर्सिंग ऑफिसर्स जितने भी हैं, वो सब लेफ्ट आर्म बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये आपको घुमा फिरा करके एक चीज ही अलग पूछ ली है। तो आपने यहां पर बताना है भाई, अगर आपसे कह रहे हैं कि बीपी कफ को कहाँ बांधना है, तो आपने बताना है कि जो हमारी कौन सी ब्रैकियल आर्टरी है ना, या ये एंटीक्यूबाइटल फोसा है, इससे लगभग 1 से 2 इंच ऊपर की तरफ बांधेंगे, तभी तो स्टेथोस्कोप अब रख के आप पैल्पेट कर पाओगे, प्रॉपर आप उसकी आर्टरी की साउंड को सुन पाओगे। कौन सी आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी। तो देख लो, यहां पर अगर बीपी कफ को अप्लाई करने के लिए पूछ रहे, तो आपने यहां पर आंसर देना है कि बीपी कफ को कहां बांधें। तो बीपी कफ को बांधने के लिए आपने बताना है कि भाई 2.5 to 4 सेंटीमीटर बोल दो, या आप यहां पे कह सकते हो 1 से लेकर 2 इंच। ये मैंने एक एक्यूरेट कहा है, ये 5 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। तो आपने बताना है 1 से 2 इंच अबव from the brachial आर्टरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपने यहाँ पर बताना है कि हम किसी भी पेशेंट में ब्लड प्रेशर चेक करना चाहते हैं, तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए इन सभी बिंदुओं पर फोकस करें। मरीज की पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए, मैंने बता दी है। आर्म लेफ्ट को ही सेलेक्ट करें, लेफ्ट को ही सेलेक्ट कर रहे तो बीपी कफ कहाँ बांधना है, मैंने आपको बता दिया है कि बीपी कफ लगभग 1 से 2 इंच ऊपर ब्रैकियल आर्टरी से ऊपर बांधना है। क्यों? तो इसलिए कि आप आसानी से ब्रैकियल आर्टरी को स्टेथोस्कोप के द्वारा फील कर पाए और उसकी आवाज़ को सुन पाए। चलो जी, यहाँ तक आपने बताया। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने बताना है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अबाउट द लेफ्ट आर्म। हम ये नहीं कह रहे कि ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करोगे, ब्लड प्रेशर चेक करने के कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके हैं? लेफ्ट आर्म के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। तो आपने यहां पर बताना है कॉन्ट्रा इंडिकेशन अबाउट लेफ्ट आर्म। भाई लेफ्ट आर्म के कॉन्ट्राइंडिकेशन बोल रहे हैं बेटा, और लेफ्ट आर्म के कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंतर्गत अगर हम चर्चा कर रहे हैं, सुनते जाओ, कि लेफ्ट आर्म और लेफ्ट आर्म रिलेटेड कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ब्लड प्रेशर के कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि लेफ्ट आर्म में बीपी कफ कब नहीं बांधोगे, लेफ्ट आर्म कब निषेध है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने यहां पर बताना है रेडिकल मैस्टेक्टोमी, बाय रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। अगर मान लीजिए उस साइड पर ब्रेस्ट को रिमूव किया है तो बहुत सी वैसल्स वगैरह कटती है, तो ऐसी स्थिति में इधर कह सकते हो फॉल्स रीडिंग आएगी, रीडिंग प्रॉपर आएगी नहीं। इसलिए हम लोग रेडिकल मैस्टेक्टोमी की कंडीशन में इस साइड को अवॉइड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो साहब,
नेक्स्ट और नेक्स्ट आपने बताना है कब, ड्यूरिंग आईवी थेरेपी। जब हम किसी भी मरीज को आईवी थेरेपी लगा रहे हैं, मतलब आप कैनूला अगर आपने लेफ्ट आर्म में लगाया हुआ है, वैसे ये हम छोड़ते नहीं, हम करते हैं ऐसी हरकत, तो आपने ऐसी हरकत नहीं करनी है। अगर लेफ्ट आर्म में कैनूला लगा हुआ है और उसको बोतल चढ़ रही है, आईवी थेरेपी चल रही है, तो भी आपने लेफ्ट आर्म से ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है, कोई भी आप कह सकते हैं फिस्टूला अगर बना हुआ है तो फिस्टूला, जैसे डायलिसिस वगैरह करते हैं ना, उसके लिए फिस्टूला बनवा देते हैं। तो ये तो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है आपसे। तो इम्पॉर्टेंट है कि नर्स ब्लड प्रेशर किस मरीज़ का नहीं लेगी। वो बोल देगा जिसको मैस्टेक्टोमी हुई है, या वो बोल देगा उसको आईवी थेरेपी चल रही है, फिस्टूला बना हुआ है। तो यही मेन है। फिर आपने गिनती बढ़ानी है तो आप बर्न बोल दो, आप फ्रैक्चर बोल दो, फिर और कह सकते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ हैं जो आपका एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चलो साहब, यहाँ तक तो हम आ गए हैं कि कौन सी साइट का चुनाव करेंगे। साइट का चुनाव करेंगे तो बीपी कफ कहाँ बांधेंगे, किस कंडीशन में नहीं बांधेंगे। चलो साहब, यहाँ तक बताएं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कुछ स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स, प्रोसीजर और प्रोसीजर रिलेटेड कुछ स्टेप मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। देखो बेटा, स्टेप की अगर हम चर्चा करते हैं, स्टेप का मतलब ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं उसमें प्रॉपर स्टेप्स आप फॉलो करें। स्टेप्स में मैंने आपको बता दी है पेशेंट की पोजीशन, तो फिर भी एक पॉइंट लिख देता हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन के बाद में आप बताओ साइट सिलेक्शन, अप्लाई बीपी कफ आफ्टर। देखो ध्यान से, पहले तो मरीज को पोजीशन दे दें, वो हम बता ही चुके हैं कौन सी देनी है। दूसरा, प्रॉपर साइट सिलेक्शन कर लें, लेफ्ट में राइट में कहाँ बांधना है। दूसरा है बीपी कफ बांधें, लेकिन बीपी कफ में अगर पहले से हवा भरी हुई है तो उस हवा को पहले बाहर निकाल दें, नहीं तो अगर हवा पहले से ही होगी तो फॉल्स रीडिंग के चांसेस होंगे। तो बीपी कफ को लगाने से पूर्व आपने क्या करना है बेटा, डिफ्लेट करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताएं कि बीपी कफ और बीपी कफ के साथ ट्यूब आती है, वो मैनोमीटर से कनेक्ट कर दें। अब आपने यहाँ पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट आप बोलिएगा, आप इस बीपी कफ को बांधने के बाद, भाई बीपी कफ बांध दिया, इसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि जब इसमें एयर भरेंगे ना, तो एयर भरने से पहले आप ये देख लें कि उस मैनोमीटर में मर्करी 0 लेवल पर होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे बताना है बिफोर इन्फ्लेट द एयर इन बीपी कफ, नर्स ऑब्जर्व मर्करी एट 0 लेवल इन मैनोमीटर। कि मर्करी कहाँ पर देखोगे, मैनोमीटर जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है ना, वहाँ देखोगे। ध्यान से सुनना, आप सब लोगों ने ब्लड प्रेशर चेक किया होगा, लेकिन ब्लड प्रेशर चेक करने का एक्यूरेट तरीका किसी को नहीं आता। अगर मैं आपसे अभी पूछ लूँ कि बीपी कफ में हवा कितनी भरते हैं, तो कोई बोलेगा 180 भरते हैं, कोई बोलेगा 200 भरते हैं। ये सब गलत है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे भरते हैं, एयर इन्फ्लेट कैसे करते हैं। मान लो किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 240 और 200 आ रहा है, 240 ऊपर का और 200 नीचे का, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने तो हवा ही 200 तक भरी है। मतलब गलती होने के चांसेस हैं या नहीं है। तो ये सही तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर पोजीशन दें, प्रॉपर साइड सिलेक्शन कर लें, बीपी कफ को बांधने से पहले उसमें से एयर को निकाल दें। इसके बाद आपने प्रॉपर कनेक्शन कर देना है वो पाइप का, ट्यूब का, मैनोमीटर का। आपने स्टेथोस्कोप को कान पे लगाना है। स्टेथोस्कोप को कान पे लगा करके स्टेथोस्कोप को ब्रैकियल आर्टरी के ऊपर रखना है। एयर इन्फ्लेट करना शुरू कर देना है।
भाई एयर इन्फ्लेट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या देख लेंगे कि मरकरी कहाँ होना चाहिए, जीरो लेवल पे होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर जो गलती होगी उस गलती को हम कहते हैं जीरो एरर, जीरो के कारण होने वाली गलती। चलो साहब यहाँ तक आपने बताया। इसके बाद आपने बताना है एयर इन्फ्लेट करेंगे, आपने बताना है भाई प्लेस स्टेथोस्कोप ऑन ब्रैकियल आर्टरी। यहां पर आप स्टेथोस्कोप को रख लें। मैनोमीटर किस लेवल पर होना चाहिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने यहां पर बताना है कि मैनोमीटर प्लेस एट आई लेवल। एक तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि मैनोमीटर किस लेवल पर होगा, तो आई लेवल पर होगा। एंड थ्री फीट डिस्टेंस फ्रॉम नर्स। तो आपने यहाँ पे बताना है 2.5 फीट या 2.5 से 3 फीट तक आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये किस लेवल पर होना चाहिए, आई लेवल पर होना चाहिए। भाई हमने प्रॉपर रूप से फील्डिंग तैयार कर ली है, पोजीशन दे दी है, बीपी कफ बांध दिया है, स्टेथोस्कोप को रख दिया है। स्टेथोस्कोप को रखने के साथ में बीपी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर डिस्टेंस पर आपने रख दिया है। बीपी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर डिस्टेंस पे रखने के साथ में अब आप उसके अंदर एयर भरते जाएंगे और एयर भरते जाएंगे और आप ब्रैकियल आर्टरी पर आपने स्टेथोस्कोप रखा हुआ ही है, उसकी साउंड को सुनते जाएंगे। अब आगे आपने बताना है इन्फ्लेट एयर इन BP cuff and heard sound of brachial artery। ब्रैकियल पल्स सुननी है, ब्रैकियल आर्टरी की आवाज़ को सुननी है, किससे, स्टेथोस्कोप से। अब देखो ध्यान से सुनना, आप एयर भरते जाते हैं, कान पे आपने स्टेथोस्कोप लगा रखा है, स्टेथोस्कोप लगा रखा है, एयर भरते जाते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर वो साउंड क्या हो जाती है बेटा, डिसअपीयर हो जाती है। जहां पर साउंड डिसअपीयर हो जाती है, सुन लेना, जहां पर साउंड डिसअपीयर हो जाती है उसके बाद भी आपने मैनोमीटर में 30 से 40 mm ऑफ Hg एयर ज़्यादा भरनी है। फॉर एग्जाम्पल कि वो साउंड 140 पर चले गई जो आप सुन रहे थे, बीपी इंस्ट्रूमेंट लगाया, स्टेथोस्कोप को आपने ब्रैकियल आर्टरी पर रखा और आपने एयर भरना शुरू किया, डब 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 आवाज़ आती रहेगी और वो साउंड जहां पर डिसअपीयर हो, गायब हो जाए, 140 के बाद गायब हो गई तो हवा 180 तक भर दो। ये प्रॉपर तरीका, 180 पर गायब हो गई तो 220 तक भर दो। तो आपने यहां पर बताना है कि एयर इन्फ्लेट करें और साउंड सुनते जाएं ब्रैकियल आर्टरी की, और आपने बताना है कि वेहर साउंड इज डिसअपीयर, या आप सीधा सीधा कह सकते हो इन्फ्लेट 30 to 40 mm ऑफ Hg मोर एयर वेयर साउंड इज डिसअपीयर, कि जहां पर लो इन्फ्लेट कितनी ज़्यादा करोगे, 30 से 40 mm ऑफ Hg एयर भरते जाओगे तो मरकरी ऊपर चढ़ता जाएगा ना। तो कितना ऊपर चढ़ाना है मरकरी को, 30 से 40 मैनोमीटर में। कब चढ़ाना है, जहां पर ब्रैकियल आर्टरी के अंदर से जो साउंड आ रही थी वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। तो आप इतना ज़्यादा ऊपर इसको चढ़ाएं, ये एक्यूरेट तरीका है जिससे आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो। चलो जी यहां तक बताया। अब आपने इन्फ्लेट तो कर लिया, इन्फ्लेट करने के बाद की बात मुझे बताओ कि आप इन्फ्लेट करते हो और इन्फ्लेट करने के बाद उसको स्लो रिलीज करते हो। उसके बाद आपने बताना है स्लो रिलीज या डिफ्लेट द बीपी कफ। भाई आपने बीपी कफ में हवा भर ली है,
और बीपी कफ में हवा भर ली है तो उसको धीरे 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 करके हवा को निकालना है या बीपी कफ को पिचकाना है, मतलब एयर को निकालना, डिफ्लेट करना है। अब यहाँ आपने बता दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब एग्जामिनर प्रश्न पूछने पर आता है ना, तो ये प्रश्न भी पूछना आप अपने साथियों से। मैं कहता हूं आप तो डॉक्टर से पूछना, वो आपको अगर बता दे तो। आपको एग्जामिनर ये कह सकता है कि जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो बीपी कफ को किस स्पीड से रिलीज किया जाता है, या बीपी कफ में से जो हवा निकालते हैं उसको हवा को निकालने की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो यहां आपने बताना है, स्लो तो बोल दिया लेकिन स्लो से काम चलेगा कहां, तो आपने यहां सीधा सीधा बोलना है 1 से 2 mm ऑफ Hg पर सेकंड के हिसाब से बीपी कफ को रिलीज करें। अगर बहुत जल्दी कर दोगे तो रीडिंग फॉल्स आएगी। हमने जितनी देर में ब्लड प्रेशर लेना बताया है ना, इतनी देर में तो आप पूरे वार्ड का बीपी चेक कर देते हो, लेकिन फॉल्स, रीडिंग आती नहीं है तो देखते हो जिसने पुराने ने कुछ लिख रखा है उसी में 2-4 कम ज़्यादा की और फॉल्स रीडिंग लिख करके आ गए, नर्सिंग नोट्स में लिख करके आ गए, मरीज का इलाज कुछ का कुछ हो गया। फॉल्स प्रैक्टिस मत करो बेटा, बार बार आपको कह रहा हूं भाई, मरीज भी तो इंसान है, इसलिए प्रॉपर प्रैक्टिस आप कीजिएगा। चलो जी, इसको ध्यान दें। अब इसके बाद आपने ठीक है स्पीड बता दी है, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। फर्स्ट जो साउंड आएगी, फर्स्ट साउंड अपीयर, जो पहली साउंड आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे वो पहली साउंड हम सब जानते हैं किसको बताती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। भाई फर्स्ट साउंड जो अपीयर होती है वो क्या कहलाती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब मैक्सिमम, लेकिन इससे भी काम कहाँ चल रहा है भैया, एग्जामिनर आपको कह सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट साउंड दैट इज अपीयर ड्यूरिंग ब्लड प्रेशर असेसमेंट। ब्लड प्रेशर को चेक करने के दौरान जब नर्स पहली आवाज सुनती है एयर को रिलीज करते समय, उस साउंड का नाम क्या है। वो ये नहीं पूछेगा ब्लड प्रेशर कौन सा है, उस साउंड का नाम क्या है। तो ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की साउंड होती है इसको हम कोर्टकोफ साउंड बोलते हैं। कोर्टकोफ साउंड कहा जाता है और ये कोर्टकोफ साउंड फर्स्ट साउंड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देते चलिएगा बेटा। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा पूछ के देखना, आपको अपने आप पता चल जाएगा लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। फर्जी मार्केटिंग, फर्जी ऐड बना रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग प्रचार नहीं करते, हम लोग ये नहीं कहते कि ऐसा करो वो करो, आपको अपने आप पता चलेगा। इतने बच्चे लगा दिए, मैं कह रहा हूं आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो GNM कर आए हैं और उन्होंने नर्सिंग के मूल सिद्धांत फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बुक मेरी लिखी हुई पढ़ी होगी, नर्सिंग टुडे कंपटीशन गाइड उन्होंने मेरी पढ़ी होगी, बहुत बुकें आप लोगों ने मेरी पढ़ी होगी। लेकिन हम ये प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं आप हमसे पढ़ो और पढ़ने के बाद आप ये नतीजा निकालो, आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या दूध का दूध और क्या पानी का पानी। तो देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि कोर्टकोफ साउंड हम कह रहे हैं और कोर्टकोफ साउंड जो है वो किसको बताती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बताती है। अब बात सुन लीजिएगा, अब हम क्या करते हैं कि पहली साउंड आ गई और आपको अगर एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के हम कहते हैं कि साउंड डिसअपीयर नहीं बोलना है। भाई पहली साउंड तो आपकी कोर्टकोफ हो गई, उसके बाद आपने बताना है देन लास्ट साउंड इज इंडिकेट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब लास्ट साउंड बोल रहे हो मतलब साउंड तो है, डिसअपीयर मत बोलना। एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ चुका है मेरे बताने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद में। एग्जामिनर ने कहा है व्हाट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है लास्ट साउंड। और लास्ट साउंड क्या होती है तो आप सुन लीजिएगा, लास्ट साउंड को डायस्टोलिक बोल रहे हैं और लास्ट साउंड जो ब्लड प्रेशर के अंदर आती है उसका नाम है
मफलिंग साउंड, मफिंग साउंड या मफलिंग दोनों ही बोल सकते हैं। तो आप सुनते जाओ, ये हैं आपके काम की चीज़ें। आपको आपके प्रोसीजर के बारे में ही नहीं पता, आप सर्जन बन रहे हो, आप साइंटिस्ट नहीं। आप पहले बेसिक चीज़ पर फोकस करें कि एज ए नर्स आपका मेन काम क्या है। तो ये आप बताएं, प्रॉपर आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक चेक कर लिया है, उसके बाद एयर को रिलीज करें। एयर को रिलीज जो अब इसके बाद करना है उसकी स्पीड है 20 mm ऑफ Hg पर सेकंड। मतलब ऐसा नहीं है कि धुप्पल में काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर हर चीज पे प्रश्न पूछ सकता है कि एयर रिलीज कर रहे हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बाद तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो वो है 20 mm ऑफ Hg पर सेकंड। उसके बाद आपने क्या करना है, बीपी कफ वगैरह खोलना है, प्रॉपर नर्सिंग नोट मेंटेन करना है, और कोई एबनॉर्मलिटी हो डॉक्टर को बतानी है। चलो साहब, यहां तक आपने बताया, लेकिन आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म किया है उस प्रोसीजर में कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, और जिन्हें हम बोलते हैं एरर्स ड्यूरिंग प्रोसीजर, कि प्रोसीजर के दौरान होने वाली गलतियां, एरर्स आप कह सकते हो। अब देखो, प्रोसीजर और प्रोसीजर के दौरान होने वाले एरर, प्रोसीजर के दौरान होने वाली गलतियां। प्रोसीजर के दौरान होने वाली गलतियों में मैंने आपको कहा था कि बीपी का प्रॉपर साइज का लो, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना, ज़्यादा लूज नहीं बांधना, ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना है। आर्म जो है प्रॉपर लेवल पर होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर होगी एबनॉर्मल, ज़्यादा नीचे होगी एबनॉर्मल। वही एरर्स हम लोग यहाँ बताएंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर बताना है कि भाई इफ़ आर्म अबोव द लेवल ऑफ हार्ट, कि अगर आर्म जो है हार्ट लेवल से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में रीडिंग आएगी फॉल्स, और कैसा आएगा, बीपी लो ब्लड प्रेशर। अभी देखो, और बहुत अच्छी टेक्निक आपको और बताऊंगा, आप कहोगे क्या एग्जामिनर करता है। पहले आप एक बार लिख लें कि आपको यहाँ कह रहे हैं कि अगर आर्म का लेवल ऊपर है, किससे, हार्ट लेवल से, फॉल्स आएगी। भाई सीधा सीधा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, सीधा सीधा आपको ब्लड प्रेशर आ रहा है, लेकिन वो कैसा है, लो आ रहा है। दूसरा आपने बताना है कि भाई इफ आर्म बिलो द लेवल ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर चेक करते समय अगर हार्ट लेवल से आर्म है तो वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, और वैसो कंस्ट्रक्शन होगा तो रीडिंग कैसी आएगी, फॉल्स आएगी, और फॉल्स के अंदर कैसी आएगी, हाई ब्लड प्रेशर आएगा। ध्यान दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने आगे बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने बताना है नैरो एंड टाइट बीपी कफ, कि ये एक तो आप बेटा अंडरलाइन कर लो कि अगर नैरो मतलब सकड़ा बीपी कफ लोगे और बहुत टाइट, ये सबसे ज़्यादा गलती करते हो। आपकी आदत है कि बीपी कफ जैसे खींच के बांधते हो, और ऐसी स्थिति में सीवियर वेसो कंस्ट्रक्शन होगा, और यहाँ भी रीडिंग कैसी आएगी, फॉल्स, और क्या बोलना है, हाई आपने बताना है। तो देखो, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एरर्स, और एरर का मतलब गलतियाँ, और वो गलतियाँ जो कि ब्लड प्रेशर चेक करने के दौरान एज ए नर्स, नर्सिंग ऑफिसर आपसे हो सकती है। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है कि भाई इफ़ वाइड बीपी कफ, अगर हमने बीपी कफ बहुत चौड़ा ले लिया तो ऐसी स्थिति में रीडिंग आएगी फॉल्स, और कैसी आएगी, लो रीडिंग आएगी। ये भी आप बता सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपने बताना है कि इफ बीपी कफ इज वेरी लूज, इसको अंडरलाइन करना। ये तो बहुत ही जगह मिस्टेक है, चाहे एनक्लेक्स पढ़ रहे हो, जहां जहां पढ़ रहे हो, ये सब जगह गलत लिखा गया है। बात सुन लीजिएगा कि भैया बहुत बच्चे कहते हैं सर एनक्लेक्स में लिख रहा है। अरे एनक्लेक्स ने भी तो कहीं से लिए होंगे डेटा, हो सकता है उसने गलत ले लिया हो, इसीलिए, क्योंकि एनक्लेक्स भी तो गाइड ही है। ये थोड़ी है कि एग्जामिनर कहता है मैं एनक्लेक्स से पूछूंगा सिलेबस दे दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको इसीलिए तो कई बार आप देखते हो कि ये एनक्लेक्स में लिख रहा था, लिखने के बाद आप कहते हो यार गलत आ गया। गलत क्यों आ गया, वो था ही गलत यार।
तो ध्यान से सुन लीजिए, आपने यहाँ पे बताना अगर बहुत लूज है तो इस टर्म को अगर आप पढ़ोगे ना, आप कहीं, मैं कह रहा हूँ आप इंटरनेट पे जाके पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आप डायरेक्ट डालो वेरी लूज बीपी कफ, उसको कहते हैं लूज कफ हाइपरटेंशन। यहाँ पर सीवियर वेसो कंस्ट्रक्शन होगा और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर भी आप देखोगे रीडिंग कैसी आएगी, फॉल्स एंड हाई। तो ये आप ध्यान देना, ये पचेगी नहीं बहुत लोगों को, लेकिन जो मैंने कहा है वो 101% करेक्ट है बेटा। चलो जी, यहाँ तक आप बता सकते हैं। अब ये तो हमने कह दिया, अब आप सोच रहे हो मुझे ये सब कुछ आता है, आता सब कुछ है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। और वो छोटी सी ट्रिक क्या है, एग्जामिनर ने जब प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछने के बावजूद आपने सही किया तो भी गलत होता है। वो कैसे, तो सुन लो। एग्जामिनर यहाँ पे कहता है what is the expected finding about blood pressure when use narrow BP का? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। चीज क्या है वो मैं इधर बताऊंगा। हाई एंड फॉल्स बीपी, लो एंड फॉल्स बीपी, लो, इस गणित में फंस गए ना तो मेरी गारंटी है कोई भी नहीं निकाल पाएगा मेरे अलावा। यहां पर आप कह रहे हो सर क्या अंतर है? अंतर बहुत है बेटा। अंतर यह है कि आपको यह पता है कि रीडिंग आ रही है फॉल्स और यह भी पता है ज्यादा आ रही है, लेकिन मेन चीज क्या है, अगर आपने यहां पर लिखा फॉल्स और लो, तो लो तो है नहीं, इसको तो करो गलत। हाई है और फॉल्स है, लेकिन पहले हाई लिखोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि रीडिंग हाई नहीं बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोलना क्या है, फॉल्स आ रही है और फॉल्स में क्या आ रहा है, हाई बीपी आ रहा है। ऐसे भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है, और जब ऐसा प्रश्न पूछ लेता है ना तो आपके बस की, क्या मैं कह रहा हूं गुरुजियों के बस की भी नहीं है जो इधर उधर नकल कर करके हमारी पढ़ा रहे हैं। तो बात सुनते जाएं, ये मैं आपको एक एक पॉइंट आपके काम का बता रहा हूं जो आपको सीएचओ में तो काम आ ही रहा है, लेकिन कैसा भी आप कंपटीशन दें भारत सरकार का, चाहे एम्स, पीजीआई, एवरीथिंग, आपको ये हर चीज काम में आने वाली है, क्योंकि ये तो आपका मुख्य काम ही है ना बेटा। तो यहां आप ध्यान दें, आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को चेक करने का प्रोसीजर, क्या पोजीशन लेते हैं, क्या एरर्स होते हैं, कहां बीपी कफ को बांधते हैं, कैसे चेक करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पेशेंट का बीपी, अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, किसी भी प्रकार की आपको एबनॉर्मलिटी नजर आती है और आप उस बीपी को वापस रीचेक करना चाहते हो, तो आप 5 मिनट से ज़्यादा का वेट ना करें, जबकि हम टेम्परेचर में 15 से 30 मिनट का वेट करते हैं। तो यहां आपने ध्यान देना है। फिर भी एक पॉइंट है, प्रिक्वेशन आप लिख सकते हैं, उस प्रिक्वेशन में आप बता सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि मान लो एक मरीज छोड़ दो, एक एथलीट मान लो, या आप एक सामान्य व्यक्ति मान लो, और वो सामान्य व्यक्ति ब्लड प्रेशर चेक करवाने जा रहा है और वो दौड़ करके भाग करके आता है, तो आप कितने समय बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करोगे, वही सेम 5 मिनट आपने बोलना है। ये प्रश्न भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है मेरे पढ़ाने के बाद, और कैसे लिखा है एग्जामिनर ने, सुन लो। एग्जामिनर ने लिखा कि एक व्यक्ति है, वो दौड़ने के पश्चात जब हॉस्पिटल के अंदर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने आता है तो नर्स की सावधानी का यूज करेगी। सीधा सीधा है, नर्स शुड वेट फॉर दी 5 मिनट। आप उस व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए 5 मिनट का इंतजार करें, अन्यथा रीडिंग फॉल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज तो इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते जाएं, फॉलो करते जाएं। बेस्ट ऑफ लक।